1950s में विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा। सपना था इंडिया को स्पेस प्रोग्राम्स का वर्ल्ड लीडर बनाना, रॉकेटरी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इस सपने को पूरा करने के लिए इंडिया को चाहिए था अपना खुद का इंडिजिनस स्पेस प्रोग्राम, जो उस टाइम के सरकार के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। अब होता भी कैसे? उस टाइम में सरकार अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, फैमिन्स और सरहद पर दुश्मनों के साथ जूझ रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बोल रही थी इंडिया से ना हो पाएगा। स्थिति अनुरूप ना होने के बावजूद विक्रम साराभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसे वॉलंटियर साइंटिस्ट को ढूंढना चालू किया जिनकी मदद से वो साउथ केरला में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप करना चाहते थे, और हुआ भी अल्टीमेटली ऐसा ही। 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बाग से भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, और इसी छोटे से रॉकेट लॉन्च के साथ शुरू होती है हमारी स्पेस प्रोग्राम। कट टू 2008। इसरो इंडिया की खुद की एक स्पेस एजेंसी है, जो विक्रम साराभाई का सपना था। अपने खुद के दम पर, अपनी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से लॉन्च करती है चंद्रयान 1। सारी दुनिया बहुत चक्की रह जाती है। एक कंट्री जो कुछ ही दशक पहले रॉकेट पार्ट्स को एक साइकिल के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रही थी, आज खुद ही अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से चांद और मंगल तक पहुंच रही है। क्योंकि इसरो के इस सक्सेसफुल चांद मिशन के बाद आया द मार्स मिशन, मंगलयान, उसके बाद चंद्रयान 2, उसके बाद एस्ट्रोसैट से लेकर 2017 में एक रॉकेट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया, जो 4 साल तक कोई तोड़ ना पाया। आज हालत यह है कि सिर्फ 2018 से 2022 तक इसरो फॉरेन कंट्रीज के 177 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुकी है। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इसरो को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर मानती है। 14 जुलाई को इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को चांद के सफर पर रवाना कर दिया। लाखों लोगों ने इस लॉन्च को टीवी पर और यूट्यूब पर लाइव देखा। लेकिन एक तरफ इसरो जहां स्पेस रिसर्च में नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की साइंटिफिक रेप्यूटेशन दिन ब दिन कम हो रही है। कम फंडिंग, कम इन्वेस्टमेंट, कम रिसर्च पेपर्स। जहां इसरो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्रायोजेनिक इंजन्स में हमें आत्मनिर्भर बना रही है, इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद माइंड यू, वहीं डीआरडीओ हमें ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, फाइटर जेट इंजन्स ये हमें दे नहीं पा रही, और इस वजह से हमें ये टेक्नोलॉजी खरबों रुपए खर्च करके खरीदनी पड़ रही है, दूसरे पर डिपेंडेंसी रखनी पड़ रही है। स्कूल और कॉलेज में भी साइंटिफिक टेम्परमेंट आजकल रट्टा मारने तक ही रह गया है। क्या इसरो और चंद्रयान और उसमें से निकलने वाला रोवर और उसके खोज हमें फिर से साइंटिफिक टेम्परमेंट, इंक्विजिटिवनेस की तरफ क्या ले जा सकती है? क्या भारत का साइंटिफिक टेम्परमेंट एक बार फिर से चमक सकता है? और ये मैं सिर्फ टेडेक्स मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं। ऐसे साइंटिफिक टेम्परमेंट, ऐसे साइंटिफिक फोकस से भारत आत्मनिर्भर तो बनता ही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा बचत भी होती है। सबसे बड़ी वजह, जिस वजह से बाकी सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट स्ट्रेस से बाल गिरा रहे हैं, वो ये है कि इसरो इतने बेहद किफायती मिशन बनाता कैसे है। How in the world are these Indians making all this project so cheap? Hey, they're going to destroy us! इसरो का कॉस्ट ऑफ मिशन कितना सस्ता है, यह समझने के लिए आप ये छोटा सा ग्राफ देखिए। जहां यूएस का मार्स मिशन का कॉस्ट था $671 मिलियन, वहीं इंडिया का मार्स मिशन यानी मंगलयान का कॉस्ट था ओनली 74 मिलियन, ऑलमोस्ट 1/10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, चंद्रयान की बात हो रही है। 650 करोड़ की लागत वाला चंद्रयान 3, जो कि चांद के साउथ पोल तक जाएगा, वहां से रोवर नीचे लैंड करेगा, यह लगभग आदि पुरुष के बजट के बराबर है। अब भाई इसरो इतने सस्ते में अपने स्पेस मिशंस लॉन्च करेगा तो बाकी के कंट्रीज के साइंटिस्ट का स्ट्रेस लेवल तो ऊपर हो ही जाएगा, उनके तो बाल झड़ेंगे ही, लेकिन उनके तकलीफ का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप भी अगर हेयर फॉल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपके सर पर भी चांद दिख रहा है, तो आपकी मदद कर सकता है ट्राया। आज हेयर लॉस एक असली समस्या बन गई है, जिससे नौजवान भी जूझ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर लाइफस्टाइल ले लीजिए, स्ट्रेस ले लीजिए, डाइट ले लीजिए, और ऐसे कई इंटरनल रीजंस हैं जिसके कारण गंजापन यानी बॉल्डनेस आज 20s और 30s के एज में भी दिखने को मिलता है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके बाल पहले के मुकाबले ज्यादा पतले हो रहे हैं, या हेयर फॉल हो रहा है, या सर के ऊपर चांद जैसा सर्कल बन रहा है,
तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि हेयर लॉस के टोटल 7 स्टेजेस होते हैं, जिसमें स्टेज 1 टू स्टेज 4 के बीच में अगर सही ट्रीटमेंट लेकर हेयर लॉस कंट्रोल किया भी जा सकता है, लेकिन स्टेज 5 के अगर आगे चले गए तो आपके पास वही रिस्की सर्जिकल ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस ही बचे रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। इसीलिए समय पर काम लीजिए, नहीं तो छूटती हुई ट्रेन ना लौट कर कभी वापस नहीं आती है। अब जाहिर है कि हमने जो इंटरनल रीजंस दिखाए उसे कोई शैम्पू या तेल ठीक नहीं कर पाएगा। इसके लिए साइंटिफिक अप्रोच और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की मदद ही आपको लेनी पड़ेगी फॉर अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, जो आपको मिलती है ट्राया से। मैं पहले भी ट्राया के बारे में आपको बता चुका हूं। साइंस पर भरोसा करो, ना कि व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स में आए हुए नुस्खे और मैजिक ट्रिक्स। तो ट्राया पहले आपके हेयर लॉस का टाइप, स्टेज, रीजन सब समझेगा, उनकी ऑनलाइन टेस्ट के जरिए, और फिर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देगा जो आपके बालों के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज किया जाएगा। इसीलिए ट्राया को 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने चुना है। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं तो ट्राया आप ट्राई कर सकते हैं। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। traya.health पर जाइए फ्री हेयर टेस्ट के लिए, अपना 1 मंथ का कस्टमाइज्ड किट खरीदिए, फिर फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच के मदद से 5 महीनों में आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। और अगर आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड आकाश20 तो यू गेट a 20% डिस्काउंट। ये ऑफर लेकिन सिर्फ 5 दिनों के लिए वैलिड है, तो यू नीड टू हरी अप। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैक टू आवर जर्नी टू द मून। चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इस प्रयास की शुरुआत होती है चंद्रयान 1 से। यह इसरो का बहुत बड़ा एक कदम था। यहां तक पहुंचने के लिए इसरो ने बहुत मेहनत की थी। इसरो काउशेड से चंद्रयान तक कैसे पहुंचा है, इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी बनाकर रखा है। उसमें देखिएगा कि कैसे इसरो अपने फेलियर से बाउंस बैक करती है और क्या क्या मिशन उसने डिजाइन किए हैं। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है, और उसका मिशन था 2 साल तक मून के सरफेस को सर्वे करना, सरफेस की केमिकल एंड मिनरल इमेजिंग करना, केमिकल कॉम्पोजिशन को समझना, और मून के दोनों माने नियर एंड फार एंड का 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी बनाना। मिशन टेक्निकल इश्यूज के चलते 2 साल तक तो नहीं चला, लेकिन 1 साल में ही उसने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स के 95% जो उसका काम था वो पूरा कर लिया। मिशन के दौरान चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने एक इंपैक्टर प्रोब को भी डिलिबरेटली मून के साउथ पोल पर क्रैश कराया। इस क्रैश के दौरान इंपैक्टर प्रोब का जो डेटा था, जो क्रैश से जो डेटा मिला, वो मून सरफेस के मॉलिक्यूल्स को उसने स्टडी किया, और उस मॉलिक्यूल में वाटर, आइस का प्रमाण मिला। इस पानी मिलने के प्रमाण से नींव रखी गई मिशन चंद्रयान 2 का, जिसका ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और चंद्रयान 1 में जो पानी मिलने की जो इंफॉर्मेशन थी, इनिशियल प्रमाण था, उस पर डिटेल्ड स्टडी और रिसर्च करना। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्च तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसका एंड डिसअपॉइंटिंग था। लॉन्च के करीबन 1.5 महीने यात्रा करने के बाद चंद्रयान 2 पहुंचता है चांद के पास, और वहां विक्रम लैंडर जब लूनर साउथ की तरफ अपनी सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई कर रही होती है, तब वो अपनी 6000 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी को कम नहीं कर पाती है, और साथ ही साथ अपनी सेट ट्रेजेक्टरी से डिविएट कर जाती है। टचडाउन से बस कुछ ही देर पहले एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण लैंडर और इसरो से कांटेक्ट टूट जाता है, और लैंडर क्रैश कर जाता है लूनर सरफेस के ऊपर। उस टाइम पे इसरो चीफ के सिवन और प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी वायरल होता है जब यह क्रैश की खबर आती है, और प्रधानमंत्री मोदी सिवन को कंसोल कर रहे होते हैं, क्योंकि सिवन फूट फूट कर रो रहे होते हैं। वो दिन तो था फेलियर का, लेकिन इस फेलियर से इसरो ने हार नहीं मानी। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने फेलियर की जांच करी, एक कमिटी बैठाई, जिससे चंद्रयान 3 में कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स भी किए गए हैं, जिससे इस बार लॉन्च और लैंडिंग दोनों सक्सेसफुल रहे। इसरो के करंट चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि जहां चंद्रयान 2 में सक्सेस बेस्ड डिजाइन अप्रोच अपनाया गया था, वहीं चंद्रयान 3 में फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी वजह जिससे फेलियर हो सकती है हाइपोथेटिकली, उसको अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया है, जिससे पहले कि इसे रॉकेट में और सैटेलाइट में लगाया जाए। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपग्रेड, सेफ्टी फीचर्स के साथ 14 जुलाई को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो ही गया। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी लॉन्च व्हीकल इसरो का सबसे पावरफुल डिपेंडेबल रॉकेट GSLV Mark 3, या जिसका अब नाम हो गया है LVM-3 से हुआ।
चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 पार्ट्स हैं। पहला है लैंडर मॉड्यूल, जिसका काम है कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां से फिर रोवर को डिप्लॉय करना। दूसरा अपने आप में जो रोवर है, जो लूनर सरफेस पर सैंपल कलेक्ट करेगा और उसका केमिकल एनालिसिस करके बाकी रिपोर्ट अर्थ को भेजेगा। और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसका काम है रोवर और लैंडर को रॉकेट से लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर के दायरे पर ले जाना और फिर उससे अलग हो जाना। अलग हो जाने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम खत्म नहीं होता है। वो कंट्रोल रूम, माने इसरो कंट्रोल रूम और लैंडर के बीच में एक रिले सैटेलाइट का काम करेगा, क्योंकि याद रखिए ये लैंडिंग हो रही है साउथ साइड ऑफ द मून में, जहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन अर्थ के साथ पॉसिबल ही नहीं है। 22 टू 25 अगस्त के बीच में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। फिर से पहली कंट्री हम बन जाएंगे जिसने मून के साउथ पोल पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की थी। याद रखिए, इंडिया ऑल्सो इज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने पहले अटेम्प्ट पे मंगलयान में मार्स तक हम पहुंचे थे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मून के साउथ पोल की इतनी इंपॉर्टेंस भाई क्या है कि हमने 2 मिशन लगा दिए साउथ पोल में पहुंचने के लिए। चांद पे तो वैसे में भी पहले, माने 50 साल पहले अमेरिकन पहुंच चुके थे, उनके लोग भी वहां तक पहुंच चुके थे। तो आज दुनिया भर के साइंटिस्ट चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं, और चंद्रयान 3 से मिले इंफॉर्मेशन से वो इतने बेसब्री से उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन यह है कि लूनर साउथ का ज्यादातर एरिया परमानेंट शैडो रीजन में रहता है। हिंदी में बोले, सूर्य किरण वहां तक पहुंचती नहीं है। इस वजह से मून आइस और वाटर ट्रेसेस की खोज में वहां मदद मिल रही है, और रिसर्च यह दिखा रहा है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर वहां पानी हो सकता है। साथ ही साथ इस एरिया में छोटे क्रेटर से लेकर 13 किलोमीटर डीप क्रेटर्स भी हैं। ये अर्ली क्रेटर्स को स्टडी करके हमें अर्ली सोलर सिस्टम के कॉम्पोजिशन के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अमेरिका भी इस मिशन पर टकटकी लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि उसका आर्टेमिस 3 मिशन, जिसमें इंसान 50 साल बाद चांद में वापस जा रहे हैं, वो भी लूनर साउथ पे ही लैंड करने का उनका प्लान है। तो उसको चंद्रयान 3 के मिशन डेटा की बहुत जरूरत है कि भैया वहां लैंडिंग पॉसिबल है या व्हाट आर द चैलेंजेस, वो उनको भी देखना है। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम का एस्टिमेटेड कॉस्ट है $93 बिलियन। आर्टेमिस 1 मिशन, जिसका काम सिर्फ मून का चक्कर लगाना होगा, उसका कॉस्ट है अबाउट $4 बिलियन। और ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इसमें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। उसके कंपैरिजन में हमारा चंद्रयान 3 वहां पहुंचेगा, वहां लूनर लैंडर लगाएगा, और ये सब 650 करोड़ या मान लीजिए $80 मिलियन चिल्लर है कंपेयर टू व्हाट अमेरिका इज स्पेंडिंग। और ये दिखाता है हमारा फ्रूगल इनोवेशन। अब जब सवाल ये उठता है कि जब मून के साउथ पोल का इतना इंपॉर्टेंस है, तो अभी तक और कोई स्पेसक्राफ्ट लूनर साउथ पर क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचने की कोशिश की है। इंडिया के साथ साथ इजराइल ने भी वहां अपना लैंडर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। तो आप ये समझिए कि कितना मुश्किल है वहां एक लैंडर आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी वहां लैंड करना। सबसे पहले तो आप ये इमेज देखिए। अभी तक सारी मून लैंडिंग्स इक्वेटोरियल रीजन में ऑफ द मून में की गई है, क्योंकि यहां की टोपोग्राफी रिलेटिवली स्मूथ है, टेंपरेचर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कंड्यूसिव है, और क्योंकि सनलाइट यहां अबंडेंस में मिलती है तो सोर्स ऑफ एनर्जी का भी कोई टेंशन नहीं है। वहीं लूनर साउथ में इतने सारे एरियाज हजारों साल से कंप्लीटली डार्क में रहे हैं। यहां टेंपरेचर लगभग -230 डिग्रीज होता है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक गहरे क्रेटर्स। इन वजहों से इंस्ट्रूमेंट्स का यहां काम करना बहुत ही ज्यादा और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सिर्फ एक लूनर डे यानी 14 अर्थ डे के बराबर डिजाइन किया गया। इनका फंक्शन ही उतना लंबा होगा। लूनर नाइट, जो कि और ठंडा हो जाता है, उसके लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है। आज मुझे पता है कि हम सबको इसरो के साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर बहुत ज्यादा ही गर्व महसूस होता है। वैसे ये बात मैं बोलते बोलते थकता नहीं हूं कि चंद्रयान 1 का मैंने खुद श्रीहरिकोटा से लाइव लॉन्च देखा है एज अ रिपोर्टर। गर्व से सीना चौड़ा हो गया था। लेकिन फैक्ट तो यही है कि आज के डेट में साइंस के फील्ड में इंडिया के 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 इंडियाज।
जहां एक ओर इसरो के साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया में गिरता हुआ साइंटिफिक टेम्परामेंट और अंधविश्वास की तरफ हमारा बढ़ता हुआ रुझान। जहां इसरो एक तरफ दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करके पैसा कमा रहा है, रिस्पेक्ट कमा रहा है, वहीं डीआरडीओ उसके पुअर परफॉर्मेंस और अनरिलायबिलिटी के चलते उसको फटकार पड़ रही है और टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, वो नाश हो रहा है, वो अलग। कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में डीआरडीओ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हाई प्रायोरिटी हैं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डीआरडीओ उनको टाइम पर डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है, जिससे कॉस्ट ओवररन हो रहे हैं और ऑफ कोर्स पैसे की तो बर्बादी हो ही रही है। और ये डिले कुछ एक दो महीने की नहीं हो रही है, सालों दर सालों की डिले चल रही है, डबल ट्रिपल टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल हेलिना, जो कि एक एंटी टैंक हेलीकॉप्टर मिसाइल है, उसका कंप्लीशन होना था 2010 में, पर फाइनली जाकर पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है 12 साल बाद, माने 12 साल के डिले के बाद 2022 में। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 2011 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट दिया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस MALE UAV। अब यह प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था विद अ प्रोबेबल कंप्लीशन डेट ऑफ अगस्त 2016, जिसको पहले 5 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर 2020 में 3 साल के लिए और बढ़ाया गया, और फिर 2020 में 3 साल के लिए और खिसकाकर अगस्त 2023 इसका डेट बना दिया गया। कैग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि इस ड्रोन के ना होने से हमारी आर्मी के एरियल सर्वेलेंस काफी कमजोर है। 1600 करोड़ में होने वाला यह प्रोजेक्ट 1800 करोड़ का तो हो ही गया है, और साथ ही साथ जो नहीं हमें बेनिफिट मिला एरियल सर्वेलेंस का, उसका अलग। डीआरडीओ की इस नाकामी के वजह से इंडिया को आज 30 से भी ज्यादा ड्रोन्स $3 बिलियन में अमेरिका से खरीदने की बात चल रही है। आप सोचिए कि कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इसीलिए अभी तक निगोशिएशंस चल ही रही हैं, क्लोज नहीं हुआ है। अगर नक्शल में बोलूं तो कैग ने 175 प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन किया, जिसमें 2/3 2/3 प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स समय सीमा से 5 गुना टाइम तक भी कुछ जगह एक्सटेंशंस मिल चुके हैं। अजय भट्ट, जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर डिफेंस हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में यह बताया कि डीआरडीओ की अभी करंटली 55 जो मिशंस हैं, जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं 55, उसमें से 23 ऑलरेडी डिलेड हैं। तेजस मार्क 2, मिसाइल, सबमरीन्स जैसे बेहद जरूरी प्रोजेक्ट्स अभी डिले पर चल रही हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया कि डिले के कारण 55 में से 12 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कॉस्ट ओवररन पर चल रहे हैं। यह पैसा कहां से आ रहा है? आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी से आ रहा है। अब सोचिए 55 प्रोजेक्ट्स का टोटल सैंक्शन कॉस्ट है 75,000 करोड़। इसमें से अगर आधे भी डिले हो जाते हैं तो सोचिए इसमें कॉस्ट ओवररन कितना हो रहा है, और प्लस हमारे डिफेंस फोर्सेस को जो मार खानी पड़ रही है, जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो अलग। और डिफेंस का एग्जांपल नहीं, सेमीकंडक्टर की बात कर लीजिए, क्योंकि आजकल काफी न्यूज में आया है। रिसेंटली ये सुनने में आया कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ $20 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट वाला डील कैंसिल कर दिया है, पुल आउट कर लिया है। सेमीकंडक्टर्स आपके फोन से लेकर सैटेलाइट में सब जगह यूज होता है। शायद ही आज के डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिसमें सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए हम दूसरों पर कितना डिपेंडेंट है, यह बात आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी 90% सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यह हालत इंडिया में हमेशा ऐसी रही थी। 1987 में इंडिया की चिप मैन्युफैक्चरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, और हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला रहे थे 1987 में। आज हम 12 जनरेशन पीछे चले गए। रेड टेपिज्म, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, बहुत सारे कारण हैं। 1984 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड या SCL इंडिया में कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस टाइम पे चाइना और ताइवान ने इस सेगमेंट में एंट्री भी नहीं मारी थी, पर 1989 में यह पूरा का पूरा प्लांट जलकर राख हो गया, और सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाए इसे रिवाइव करने के लिए। इससे इंडिया की सेमीकंडक्टर जर्नी में काफी तेज का धक्का लगा है। अभी हम उठने की ही कोशिश कर रहे हैं। SCL की अहमियत हमारी इसरो ने समझी और उसको रिवाइव किया अपनी चिप्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। सोचिए अगर सरकार ने टाइम रहते थोड़ा ध्यान दे दिया होता तो आज हम सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। आज चाइना और ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं और कहां पहुंच चुके हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ से कहें तो आज हम टॉप से बॉटम सिर्फ अपनी नाकामियों और अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से हैं। डीआरडीओ, HAL, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, यहां हमें हालात अपने साफ दिख रहे हैं कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात कर लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं?
हम भी बहुत पीछे रह गए हैं। पिछले 20 सालों से सरकार का ऑब्जेक्टिव रहा है कि जीडीपी का 2% हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करें। 2% तो छोड़ो, यहां इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ जीडीपी गिर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट अगर आप देखें तो जहां 2011 में जीडीपी का 0.76% आरएनडी को अलॉट किया गया था, वही 2020 में यह गिरकर 0.64% ऑफ द जीडीपी रह गया है। अगर 2023 के बजट को आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मात्र 0.36% ऑफ द बजट एलोकेट हुआ है, और वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारी जमीन को खाने के लिए उतावला बैठा रहता है, चाइना ने 2.4% एलोकेट किया है अपना जीडीपी टुवर्ड्स साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च। अब आप समझ लीजिए कि साइंस की दुनिया में कौन आगे बढ़ रहा है। अब चाइना से कंपेयर कर ही रहे हैं तो यूनेस्को का साइंस रिपोर्ट 2021 भी हम थोड़ा देख लेते हैं। चाइना ने 2021 में लगभग 16 लाख पेटेंट फाइल किए और हमने सिर्फ 62,000 लगा लीजिए। एक कंट्री में कितनी साइंटिफिक और टेक्निकल जर्नल्स पब्लिश होती हैं, उससे उस कंट्री का साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें समझ में आता है। 2022 में जहां चाइना में लगभग 10 लाख जर्नल्स पब्लिश हुए थे, वही इंडिया में 3 लाख भी नहीं। तो सरकार को यह समझना होगा कि बिना आरएनडी पर पैसा खर्च किए, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दिए, बिना अपनी इंडिजिनस साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एजेंसी इसरो की तरह सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होती है। हम टेक्नोलॉजी और वेपन्स के लिए क्या हमेशा दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे? आत्मनिर्भर होने का सपना बस सपना ना रह जाए। नेहरू की लाख गलतियां आज तो निकाली जाती हैं, लेकिन एक खूबी भी थी उस इंसान में जो हम भूल जाते हैं, और वो ये थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर उनका विश्वास। नेहरू ने देश की आजादी के समय यह बात समझ ली थी कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने कहा था कि साइंस अपने आप ही गरीबी और भुखमरी की समस्या निपटा सकता है, सुलझा सकता है। अंधविश्वास और इलिटरेसी से अगर हमें आगे बढ़ना है तो साइंस उसका जवाब है। अगर देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, तो साइंस उसका आंसर है। 1961 में नेहरू ने स्पेस रिसर्च एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या डीएई को सौंपी, जिसके सेक्रेटरी थे होमी भाभा। उसके अगले ही साल भाभा ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च या इनकोस्पार की स्थापना की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विक्रम साराभाई। कुछ ही सालों में इनकोस्पार बन जाता है इसरो, और कुछ ही दिनों में आज से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर टच डाउन करेगा। आशा यही है टीम देशभक्त की तरफ से कि इस लैंडिंग को देखकर गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो, हम एक बार फिर से साइंस के फैंस बने, ना कि अंधविश्वास के। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थैंक्स टू ट्राया फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आप भी अपना फ्री हेयर टेस्ट एंड 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदना चाहते हैं फ्रॉम ट्राया, देन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप यूज करेंगे कूपन कोड आकाश20 यू गेट अ 20% डिस्काउंट, लेकिन ये ऑफर वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 5 days, तो जल्दी करो।